दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 12 पेशकश मेरे कारवां। जी योंग 30 साल का एक सेहतमंद, चाको चौबंद और पस्ता काबमत आदमी था। इसने बड़े पुरजोश अंदाज में हमारा इस्तकबाल किया और जब होंगचू के इमाम पर 10 अमरीकी डॉलर इसकी हथेली पर रखे तो इस जोश खरोश में बेपनाह इजाफा हो गया। इससे बैठे बैठाए 10 डॉलर यानी 30 दिरहम की आमदनी हो गई थी और ये आमदनी खालिस्तन इसकी जेब में जाने वाली थी। जी योंग ने हमें बताया कि ये का महीना अमूमन यही मक्खियाँ मारते गुजर जाता है। बस कभी कभार हमारे जैसे मेहरबान आते हैं और यहाँ का रुख कर लेते थे। होंगचू को वापस जाने की जल्दी थी और वो हमारे साथ कुछ बातें करने भी चाहता था। राकेल और चियोंग के साथ समंदर का जायजा लेने के लिए गई थी तो हम दोनों होंगचू के साथ का मतवज्जो हो गए। इससे ज़्यादा फिक्र हमारी रवानगी की थी और यही सवाल हम सब ने भी किया, आप लोगों का इस जजीरे पर ज़्यादा देर ठहरना ठीक नहीं होगा। वो हम दर्दाना लहजे में बोला, अगर श्री मोंगा को आपके मेकअप ज़दों पर भी शक हो गया तो आपके साथ मेरे लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो बेचारा यही समझ रहा था हम तीनों मेकअप में हैं जबकि हम अपनी असली हुलियों में थे। वो एक लम्हे को रुका, फिर पूछा, आप कब तक यहाँ से रवाना हो जाएंगे? मैंने इसकी पोजीशन को समझते हुए तसल्ली बख्श लहजे में कहा, तुम फिक्र ना करो हांगचू, हम कल किसी वक्त इस जजीरे को छोड़ देंगे। ये बात मैंने रवादारी में कह दी थी। मैं नहीं जानता था डॉक्टर मोंग ने इस सिलसिले में क्या सोच रखा था, ताहम वो इस मौका पर खामोश रहा। हांगचू ने सवालिया नज़र से बारी बारी हम दोनों की तरफ देखा, फिर बोला, वैसे आप लोगों के मैदान साफ हैं, तैयारी के आम और ख़ास तमाम मुसाफिर यहाँ से रुखसत हो चुके हैं। आप कल की फ़्लाइट से बासहूलत अपनी मंजिल की तरफ सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है इसके लिए आप लोगों को ये मेकअप उतारना होगा। और इसने जुमला अधूरा छोड़ता हुआ फिर बोला, अगर आप लोग इन्हीं तब्दील शुदा हुलियों में सफ़र का इरादा रखते हैं तो अभी आपके लिए एक राह निकाल सकता हूँ। मैंने और डॉक्टर मोंग ने हांगचू की तरफ सवाली नज़रों से देखा, फिर पूरी तरह मतवज्जो हो गए। वो हमारी निगाहों से झलकते इस्तफसार को समझ गया और वजाहत करते हुए बोला, कल दोपहर के बाद 2 बजे नार्जियन क्रॉस लाइन का एक शिप बहरी जहाज जोनारा आइलैंड से लॉस एंजलिस जाने वाला होगा। SS नार्वे नाम ये देव व्हीकल बहरी जहाज दुनिया का सबसे बड़ा मुसाफिर बरादर जहाज समझा जाता है। मैं कोशिश करके SS नार्वे में आप लोगों को फिट करवा सकता हूँ। इससे इतना तो होगा कि USA में दाखिल हो जाओगे। सेटल वाशिंगटन ही नहीं, लॉस एंजलिस के लिए फोर्निया ही सही। मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए आगे कोई मसला नहीं रहेगा। हांगचू खामोश होकर सवालिया नज़र से हमें तकने लगा। वो एक अच्छा आइडिया पेश कर रहा था। हम दोनों ने मायने खेज निगाहों से एक दूसरे को देखा। हमारी निगाहों में इस वक्त एक ही मफहूम बसा हुआ था और वो ये कि नार्जियन क्रूज लाइन के बहरी जहाज में हम अपनी शक्ल सूरत से सफ़र कर सकते थे। मैंने होंगचू से पूछा, कल दोपहर 2 बजे जुनारा आइलैंड से रवाना होने वाला SS नॉर्वे हमें कब लॉस एंजलिस पहुँचाएगा? कमोबेश 1 हफ्ता तो लगेगा, इसने जवाब दिया। मैंने सरदस्त नफी में गर्दन हिला दी, फिर तो बेकार है, बहरी जहाज की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं होती। हांगचू बताने लगा, SS नार्वे ने ऑस्ट्रेलिया से अपने सफर का आगाज किया है, फिर मार्शल आइलैंड, मिडवे आइलैंड, हवाई आइलैंड से होते हुए वो जोनारा आइलैंड पहुंचा है। अब यहाँ से सीधा लॉस एंजलिस जाएगा। लॉन्ग रूट के बहरी जहाजों को महीने में समुद्री सफर में मसरूफ रहना पड़ता है। समंदर और समुद्री ज़राए आमदरफ्त के बारे में तुम्हारी मालूमात काबिल रश्क है मिस्टर होंगचू, मैंने सताइशी लहजे में कहा। वो गहरी संजीदगी से बोला, ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा पूरा दिन समंदर में गुजरता है, इस किस्म की मालूमात तो रखनी पड़ती है ना। ठीक है होंगचू, डॉक्टर मोंग ने कहा, हम आज रात सोच विचार करके किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे। सुबह तुम्हें बता देंगे हम हाई से सफ़र का इरादा रखते हैं या हाई एयर। एक लम्हे का तवक्कुफ करने के बाद इसने इजाफा किया, वैसे तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि कल हम अगर बाई एयर जाना चाहें तो किस फ्लाइट से सफ़र करना मुमकिन है और कितने बजे? हांगचू ने जवाब दिया, कल सुबह मुकामी एयरलाइंस की एक एयरबस इसे 333 यहाँ से ठीक 8 बजे परवाज करेगी। इस फ्लाइट की मंजिल सेटल है। मैंने बहुत सारे शुक्रिया के साथ हांगचू को रवाना किया। जाते हुए मैंने इसे ये बात समझा दी थी कि हम मज़कूरा एयरबस से सफ़र करने का इरादा नहीं रखते, लिहाजा हमें अलग सुबह तंग करने की कोशिश ना करे। हम अपनी रवानगी के बारे में इसे बाद में खुद बता देंगे। मैंने इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा था कि वो खाली हाथ रुखसत ना हो। इसके ना करने के बावजूद मैंने इसे $200 पर ज़बरदस्ती थमा दिए थे। इसने जिस तरह हमसे ताउन किया, वो जिस तरह हमारे काम आ रहा था, ये रकम इसका मुआवजा नहीं थी। ये तो एक तोहफा था जो हमने अपने अजनबी मुखलिस और दोस्त पेशा मेज़बान को पेश किया था। इस रकम को वो मुकामी करेंसी में बदलता ये 600 ड्रम हो जाते। हांगचू के जाने के बाद मैंने डॉक्टर मोंग से पूछा, तुम काफी देर से गहरी सोच में हो, क्या विचार हो रही है?
اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا، اپنے مخصوص لہجے میں بولا، میں اس وقت صرف تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میرے بارے میں؟ کیا سوچ رہے ہو دوست؟ ہانگ چو سے ہونے والی تمہاری باتوں سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم کل 8 صبح بجے بونارا ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والی ایئر بس میں سفر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ بحری جہاز پر سوار کرنے سے بھی پہلے تم نے انکار کیا تھا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے تم زونارا آئی لینڈ پر چند روز قیام کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ڈاکٹر مونک؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ وہ بدستور لہجے میں بولا، میں نے جو محسوس کیا وہی کہہ رہا ہوں۔ تم جانتے ہو ڈاکٹر مونک، میں پہلی فرصت میں نیو یارک پہنچنا چاہتا ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ایس ناروے نامی وہ کروز لائن 1 ہفتے تک مجھے سمندر کے بیچ سوال نشان کے مانند لٹکائے رکھے گا۔ میں ایسے کسی بھی سست رفتار ذرائع سفر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ قدر شاکی لہجے میں بولا، اور سیٹل جانے والی ایئر بس میں کیا خرابی ہے؟ وہ میں گڑبڑا گیا۔ وہ تو میں نے ایسے ہی ہانگ چو کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے تم سیٹل جانے سے سرسری انکار نہیں ہوا۔ وہ میری آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولا، اگر میں عدت کا رخ کرنا چاہوں تو میرا کیا ساتھ دو گے؟ میں نے دامن بچانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ وہ ایک پرمعنی ہنکاری بھر کر رہ گیا۔ میں نے اس کا دھیان ہٹانے کی خاطر گفتگو کا زاویہ بدل دیا۔ ڈاکٹر مونگ چو کی لانچ پر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جزیرے پر پہنچتے ہی تم میرے حال پر چھوڑ دو گے۔ میں اگر نیو یارک جانا چاہتا ہوں تو مجھے روکنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ تم میری طرف سے آزاد ہو، نیو یارک جاؤ یا میکسیکو، میں تمہاری راہ میں رکاوٹ کھڑی نہیں کروں گا۔ اور یہ تو تمہیں اندازہ ہے کہ تم اکیلے اس جزیرے سے کہیں نہیں جا سکتے۔ تمہیں بہرحال میری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے کہا، یہ مدد میں نے تم سے مانگی تھی، مگر اس سلسلے میں تم نے یہی کہا تھا زونارا آئی لینڈ پہنچنے کے بعد ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ایک لمحے کا توقف کر کے میں یاد دہانی کے اندازہ میں کہا، اور اس وقت ہم زونارا آئی لینڈ پر ہی ہیں۔ وہ چند لمحات تک سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ڈرے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے اپنی کہی ہوئی ایک بات یاد ہے۔ ہم اس جزیرے سے نکل جائیں، پھر مجھے تم سے سن پڑا، میں تمہیں نیو یارک جانے کے سلسلے میں ضرور کروں گا۔ میں ڈاکٹر مونگری فوشر کے ارادوں کو بڑی اچھی طرح بھانپ چکا تھا۔ وہ پہلی اور آخری کوشش کر کے مجھے اپنے پروں کے پاس سیٹل پہنچانا چاہتا تھا۔ اس نے ہانگ چو کی لانچ پر جاپان والی جو بات کی تھی، میں وہ سوک نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کے پروں کا حکم تھا یا کوئی ڈاکٹر مونگ نے اپنی تجویز دی تھی۔ ڈاکٹر کی بات کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ میں نے جب سنجیدگی سے موجودہ حالات کا تجزیہ کیا تو مجھے یہی بات سمجھ اور موضوع میں درست لگی کہ پہلے کسی صورت میں مجھے اسٹینڈز میں داخل ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر مونگ کے مطابق ڈی سلوا اور راکیل گارشیا دونوں دوست تھے اور واشنگٹن کے علاوہ سیٹل سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارے تمام ضروری کاغذات اسی مناسبت سے تیار کروائے گئے تھے۔ USA میں داخل ہونے کے بعد ہم اپنے صرف ID پر ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ تک بسہولت سفر کر سکتے تھے۔ اسٹیٹس میں ID ایک شناخت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، آپ کسی بھی قسم کا شناختی کارڈ، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ۔ آپ کی ID اسٹیٹس قوانین کی نظر میں آپ کو قابل بھروسہ شناخت دیتی ہے، گویا ID آپ کے اوکے ہونے کا ثبوت ہے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میں ڈاکٹر مونگ سے جتنا کٹنے کی کوشش کر رہا تھا، حالات اتنے ہی زیادہ مجھے اس سے نتھی کرنے چلے جا رہے تھے۔ اس سے کٹنے یا دور ہونے کا سبب ہرگز یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ اس نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا تھا یا میرے دل میں بدخواہی کی جذبات رکھتا تھا۔ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس سے اور اس کے بھروسے بدکنے کی نفسیاتی وجہ تھی۔ وہ لوگ پہلے کھلم کھلا اور اب در پدر میرے ساحل پر اپنا حق جتا رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں ان کا رویہ مجھے کھلتا تھا۔ میں خود کو بلا شرکت غیر ساحل کے حقدار سمجھتا تھا۔ اس حق کہ مجھے کسی کی رتی بھر شرکت قبول نہیں تھی۔ میں اپنی اس ذہنی اور دلی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ یہ احساس کی زبان سے سمجھنے اور محسوس کرنے والا معاملہ پتہ نہیں یہ میری دیوانگی تھی یا پاگل پن۔ یہ جو کچھ بھی تھا مجھے بہت عزیز تھا۔ ڈاکٹر مونگ کافی دیر سے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھتا رہا، پھر میں نے ایک سوال پر مبنی جواب اس کی جانچ پر اچھال دیا۔ دوست، اگر برا نہ مناؤ تو میں یہ کہے بنا نہیں رہوں گا کہ تم میری مدد کرنے کا وعدہ اس شرط کے ساتھ کر رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ سیٹل جاؤں۔ یہ میری شرط نہیں بلکہ حالات کا تقاضا ہے، وہ اسپارٹ لہجے میں بولا۔ میں نے صرف اتنا کہا، ہاں حالات سے تو یہی نظر آ رہا ہے، مجھے تمہارے ساتھ سیٹل جانا ہوگا۔ تمہارے اس فیصلے سے مجھے خوشی ہوئی ہے، وہ فاتحانہ مسکراہٹ سے ہونٹوں پہ لیے سجاتے ہوئے بولا۔ اگر لارڈ بدھا کی مرضی ہوئی تو ہم صبح 8 بجے والی ایئر بس سے سیٹل کے لیے پرواز کر جائیں گے۔ کیسے؟ وہ اتنا کہہ کر رکا، پھر ڈرامائی انداز میں بولا، یہ سارے بکھیرے تم مجھ پر چھوڑ دو، اس سلسلے میں دماغ کو تھکانے کی ضرورت نہیں، آرام سے نیند پوری کرو۔
سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس سے یہ پوچھنا ضروری نہیں سمجھا کہ سب کیسے ٹھیک ہو جائے گا۔ یقیناً اس کے ذہن میں کوئی ٹھوس منصوبہ ہوگا، ورنہ اتنے وثوق سے یہ بات نہ کرتا۔ میں نے اس کے پچھلے پروگرام پر بھی ایک لفظ نہ کہا کہ وہ جاپان جانے کا ارادہ کیا ہوا۔ اس کے پاس ایک ریڈی میڈ وضاحت موجود تھی۔ وہ اپنے بڑوں کی آڑ میں صاف بچ نکلتا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور تاکیدی لہجے میں بولا، میں دوسرے کمرے میں سونے جا رہا ہوں۔ رکیل سے کہا، وہ بھی سکون سے سو جائے، صبح ہمیں جلدی اٹھنا ہوگا۔ رکیل کو تم اپنے کمرے میں سلا لو تو اچھا ہے، وہ باتوں میں لگ گئی تو آنکھوں میں راٹ کٹ جائے گی۔ میں نے کہا، تم سے وہ ڈری سہمی رہتی ہے، تم قریب موجود ہوگے تو خاموشی سے دبک کر سو جائے گی۔ اوکے، وہ ہٹ کی سیڑھیوں والے حصے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، وہ آ رہی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہوئے اس جانب بڑھ گیا۔ میں نے برڈ سے بلا تذکرہ ڈاکٹر مونگ سے پوچھ لیا، دوست ایک بات تو بتاؤ، تم نے میرے کس رویے سے یہ اندازہ لگایا کہ میں زنارا آئی لینڈ پر چند روزہ قیام کا ارادہ رکھتا ہوں؟ اوہ، تمہارا ذہن ابھی تک اس میں اٹکا ہوا ہے، وہ سرسری انداز میں بولا، پھر ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، میں نے سوچا شاید تمہارے دل میں رسنا کے لیے کوئی ہمدردی جاگ گئی ہو۔ شنی مونگا کنگ تو ہاتھ سولہ کے تخت کے ساتھ ہی اس کی بیٹی رسنا پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تم نے ہمیشہ باطل کے خلاف حق کا ساتھ دیا ہے، یہاں بھی کچھ اس قسم کی صورتحال ہے۔ ڈاکٹر مونگ نے اگر یہ کوئی مذاق کیا تھا تو میں نے سنجیدہ مذاق پہلے کبھی نہیں دیکھا یا سنا۔ اس کے چہرے سے جھلکتی سنجیدگی کے پیش نظر میں نے کہا، ڈاکٹر مونگ، حق و باطل کی جنگ میری زندگی کا مقصد ہے، لیکن اس جزیرے کے اندرونی معاملات میں الجھ کر میں اپنی راہ کھوٹی نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے جو وسیع و عریض بساط مینہٹن میں بچھائی جا رہی ہے، جزیرے کے حالات اس کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ میں کسی بری حال بازی کے لیے چنا جا چکا ہوں۔ وہ معنی خیز انداز میں خفیف سے مسکرایا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں سونے سے پہلے کی ضروریات سے نپٹا اور بستر پر آ گیا۔ اس وقت میری ریسٹ واچ رات 10 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ یہ زنارا آئی لینڈ کا مقامی وقت تھا۔ ہوٹل ایئرپورٹ نکلتے وقت ہم نے اپنے گھڑیوں کو مقامی وقت کے مطابق سیٹ کر لیا تھا۔ میں بستر پر دراز ہوا تو آپ میرا دھیان ساحل کی طرف چلا گیا۔ میں نے آج صبح اسے کسی بیڈ روم میں حالت نیند میں تصور کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ بعد میں ڈاکٹر مونگ کی زبانی مجھے پتا چلا کہ اسے مینہٹن نیو یارک پہنچا دیا گیا تھا۔ ایک بات میرے ذہن کو برا بھلا الجھا رہی تھی، فیئر بینک سے اگر ساحل کو ڈائریکٹ مینہٹن لایا جاتا تھا تو زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے صرف ہوتے تھے، جہاں تک کہ وقت ایک بہت بڑی خلیج دکھائی دیتی تھی۔ میں نے دینالی کے ہارپر لاج میں صبح 3 بجے ساحل کو کسی طیارے میں سوار دیکھا، پھر تقریباً 19 گھنٹے بعد جبکہ میں TWA کے طیارے میں ڈاکٹر مونگ اور رکیل کے درمیان بیٹھا تھا، تو نگاہ تصور نے مجھے ساحل کو کسی طیارے سے نکل کر ایک ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہوتے ہوئے دکھایا تھا، اور اس کے بعد کم و بیش 9 گھنٹے بعد یعنی آج صبح وہ مجھے کسی بیڈ روم میں دکھائی دی۔ یہ اعداد و شمار اور وقت کا حساب تو یہی ظاہر کرتا تھا کہ اسے براہ راست الاسکا سے نیو یارک نہیں لایا گیا تھا۔ بہرحال یہ بات خاص تشویشناک تھی کہ وہ دوبارہ ربی موشے ہیمن کے چنگل میں جا پھنسی تھی۔ میرے دل میں شدت سے یہ خواہش ابھری کہ مجھے اسی وقت ساحل تک رسائی حاصل کرنا چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ کس حال میں ہے۔ کیا پتہ اس کوشش کے نتیجے میں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ وہ اس وقت ہینڈبیٹن میں کہاں موجود ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہیڈ کا چوکیدار باہر برآمدے میں موجود تھا۔ میں نے اسے پیشکش کی تھی کہ وہ میرے دالے والے کمرے میں بستر لگا دے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ برآمدے میں ہی ٹھیک ہے۔ اگر ہماری حفاظت کے سلسلے میں اسے کوئی بھی کوتاہی ہو گئی تو وہ ہونگ چو کو کیا جواب دے گا؟ چیونگ نہایت ہی فرض شناس چوکیدار تھا۔ رکیل اور ڈاکٹر مونگ دوسرے کمرے میں تھے۔ میں نے چند لمحات تک کمرے میں موجودہ ہر شے کا جائزہ لیا، پھر ایک کرسی پر نیم دراز ہو کر ساحل تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت میری تمام تر توجہ کا مرکز باطنی آنکھ یعنی پینل گلینڈ تھا۔ انسان کی پیشانی کے عین وسط میں دماغ کے سامنے والے حصے پر موجود یہ گلینڈ بڑے کام کی چیز ہے۔ میں چی کی ایڈوانس مشقوں کے ذریعے پینل گلینڈ کو بیدار کر چکا تھا۔ اب اس نے میرا کہنا ماننا شروع کر دیا تھا۔ میں اس تھرڈ آئی کے تجربات سے گزر رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، اس وقت تصور قائم کرنے میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ پینل گلینڈ مجھ سے تعاون پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے سخت حیرت کے ساتھ ہی انتہائی کوفت بھی محسوس ہوئی۔ پھر جلدی پینل گلینڈ کے عدم تعاون کا سبب میری سمجھ میں آ گیا۔ میں اس وقت بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں اور اعصاب بھی ایک دم کشیدہ تھے۔ میں نے پرسکون نیند لینے کا فیصلہ کیا اور کرسی کو چھوڑ کر بستر ہی پر آ گیا۔ پھر میں نے اپنے دماغ کو صبح 3 بجے تک نہایت ہی میٹھی اور گہری نیند کی ہدایت دی اور بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اگر میں 5 گھنٹے کی بھرپور نیند لیتا تو میرے اعصاب چاقو چوبند رہتے۔ سوچتے ہی سوچتے نیند کی گزباہوں میں مجھے اپنے مہربان گرفت میں لے لیا۔
ठीक 3 बजे मेरी आंख खुल गई। नींद पूरी होने की वजह से बदन हल्का फुल्का और असाब मुस्तैद हो गए थे। मैं अपने दिमाग को बेदार और हशाश पशाश पाया। 5 मिनट के अंदर मैं अपने मश्क बल के अमल के लिए तैयार हो चुका था। मैंने एक आरामदाह पोजीशन में बैठकर साहिल का तस्वुर किया। इस मरतबा पैनल ग्रैंड ने किसी चिरागी जिन के मानद मेरे हुक्म की तामील की। मैं पैनल ग्रैंड की तेज रफ्तारी पर हैरत ज़दा रह गया। इधर मैंने साहिल के खालो खत को अपने जहन में उभारा, इधर मैं साहिल के माहौल में पहुंच गया। लेकिन अगले ही लम्हे मुझे अपने तस्वुर की निगाह को बंद करना पड़ा। साहिल किसी वॉशरूम में शावर ले रही थी। तस्वुर की निगाह बंद हुई तो ज़ाहिर आंखें खुल गईं। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया। मैं इस सांस में कामयाबी का मखसूस नशा और तरंग शामिल थी। मैंने रिस्ट वॉच पर नजर डाली। वो 3:10 का वक्त बता रही थी। ये सोनारा आइलैंड का मुकामी वक्त था। टाइम जोन के हिसाब से इस वक्त न्यूयॉर्क में सुबह के 8:30 बज रहे थे। इसका मतलब यही था, जब मैंने सुबह होटल एयरपोर्ट पर साहिल तक तस्वुराती रसाई हासिल की थी तो न्यूयॉर्क में लगभग दोपहर का वक्त था। दिन में साहिल किसी कोच पर गहरी नींद में होना बड़ी तशवीश की बात थी। ताहम ये तशवीश हालिया तजुर्बे के बाद जाती रही थी कि साहिल इस वक्त पूरे होशो हवास में इस गुस्ल कर रही थी। मेरे जहन में एक अछूता ख्याल आया, अगर साहिल इस वक्त वॉशरूम में थी तो इसका यही मतलब था बेडरूम में कोई और मौजूद होगा। वो साहिल का कोई अटेंडेंट भी हो सकता था और रबी मोशे हैमंड भी। मेरे दिल में ख्वाहिश जागी कि मैं क्यों न रबी तक रसाई हासिल करने की कोशिश करूं। ये एक मुस्बत और दिलदिला अंगेज ख्याल था। लिहाजा मैंने एक अज़म के साथ दोबारा आंखें बंद कर ली। रबी मोशे हैमंड का सरापा मेरे जहन में नक्श होकर रह गया था। मैंने इसकी सूरत के खदोखाल को फोकस किया और तस्वुर की निगाह से इस तक पहुंचने की सही की, मगर मुझे अपने मकसद में वाज़िया नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा। मैंने घबराकर आंखें खोल दी। मैं एक परेशान कुन तजुर्बे से गुजरा था। मेरे तस्वुर की परवाज के सामने अचानक एक सिंगलाक सी दीवार आन खड़ी हुई थी। तस्वुर का परिंदा इस दीवार से टकराकर जमीन बोस हो गया। ये नतीजा मेरे लिए खास हैरानकुन और फिक्र अंगेज था। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि मेरा पैनल ग्रैंड पूरी तरह काम कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो तावन पर आमादा ना हो, बस इसकी राह में अचानक एक रुकावट सी आ जाती थी। मुतअद्दिद बार कोशिश करने के बाद मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि मेरी नाकामयाबी का सबब रबी मोशे हैमंड था। इसने अपनी गुस्सी अमल या अमल की जोर पर खुद तक तस्वुराती रसाई की राह में कोई नादीदा रुकावट खड़ी कर रखी थी। इस इंकिशाफ के बाद मैं गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया। अब मेरी समझ में आ रहा था डॉक्टर मोंग के बरों के रास्ते में कोई मफरूजन क्यों हायल हो गया था। इन्होंने भी मेरी तरह रब्बी तक रसाई हासिल करने की कोशिश की होगी और इस नादीदा पुरअसरार दीवार ने इन्हें बेबस कर दिया होगा। डॉक्टर मोंग ने जाविया और रुख बदल करने की कोशिश करने की बात की थी। इस बात की अहमियत अब मुझ पर वाज़ह हो रही थी। मैं भी एक दूसरे जाविये से अपने तस्वुर की निगाह को रबी की पुश्त से चिपकाकर बेडरूम के दरवाजे तक ले गया था। फिर राकेल की पुकारने की सब कुछ दरहम बरहम कर दिया था। अगर रबी एक मरतबा फिर मेरे तस्वुराती निगाह के फ्रेम में आ जाता तो मैं किसी अनोखे और कामयाब तजुर्बे से गुजर सकता था। इस खुशगवार एहसास ने मुझे मसरूर करार दिया। मैं एक नए अज़म के साथ दोबारा आंखें बंद करने ही वाला था कि कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस करके चौंक उठा। मैंने बेसाख्ता पलटकर पीछे देखा। वह राकेल थी और खासी परेशान दिखाई देती थी। मैं पूरी तरह इसके जाने मतवज्जो होते हुए मुस्तसव्विर हुआ। क्या बात है राकेल, तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्यों आई हो? वो मेरे करीब आते ही बिस्तर पर बैठे हुए बोली, वजदान, मुझे बहुत डर लग रहा है। नींद से बेदार होने के बाद मैंने बिस्तरी पर एक आरामदाह पोजीशन में नशिस्त जमा ली थी। राकेल के डर का सबब मेरी समझ से बाहर था। उलझन ज़दा लहजे में मैंने इससे पूछा, किस शय से खौफजदा हो? डॉक्टर मोंग जैसे ज़िर्क शख्स की मौजूदगी में क्या डर है? वो सहमी हुई आवाज़ में बोली, डॉक्टर कमरे में मौजूद नहीं। वजदान, वो कहाँ चला गया? मैंने हैरत भरे लहजे में दरियाफ्त किया, मुझे कुछ मालूम नहीं। वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली, थोड़ी देर पहले अचानक मेरी आंख खुली तो वो मुझे कमरे में नजर नहीं आया। चंद लम्हे में बिस्तर पर पड़े खामोशी से फिर अचानक ही मुझे एक अनजाना सा खौफ महसूस होने लगा और मैं तुम्हारे पास चली आई हूँ। तुम अभी तक जाग रहे हो? मैंने इसके सवाल का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की और पूछा, क्या तुमने डॉक्टर मोंग के बारे में चौंक से दरियाफ्त किया है? नहीं, मैं सीधे इधर ही आई हूँ, वो सादगी से बोली। मैंने बिस्तर छोड़ते हुए कहा, ठहरो, मैं चियोंग से पूछता हूँ। राकेल भी बरामदेही में मेरे साथ आ गई। चियोंग अपने बिस्तर पर नीम दराज था। मैंने इसे अपनी तरफ से मतवज्जो किया और डॉक्टर मोंग के सिलसिले में इस्तफसार किया। इसने मुझे बताया कि 1 घंटा पहले डॉक्टर मोंग हाइट से निकला था। चियोंग ने जब इसकी वापसी के बारे में पूछा तो इसने कहा वो थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा। इसके साथियों को इसके बारे में कुछ न बताया जाए। मैं राकेल के साथ वापस कमरे में आ गया। डॉक्टर मोंग के यूं उठकर खामोशी से कहीं चले जाने की तशवीश मुझे भी थी, लेकिन मैंने अपनी तशवीश राकेल पर जाहिर नहीं होने दी और कहा, तुम यहाँ आराम से मेरे बिस्तर पर सो जाओ, डॉक्टर मोंग आएगा तो देखी जाएगी। बात खत्म करते ही मैं कुर्सी की जाने बढ़ गया। वो बिस्तर परवाज होते हुए बोली, क्या तुम्हारे सोने का इरादा नहीं?
मैं थोड़ी देर बाद सोऊंगा, मैंने टालने वाले अंदाज में कहा। कम से कम डॉक्टर मोंग की वापसी तक तो मुझे जागना ही होगा। मैं कुर्सी पर बैठ गया और चंद लम्हे में इंतजार खामोश करके अगर राकेल को मेरे काम में कोई मुदाखलत करना है तो वो सामने आ जाए। मेरी तवक्को गलत साबित नहीं हुई और चंद सेकंड के बाद ही इसने मुझे मुखातिब कर लिया। वजदान, मैं तुम्हारे साथ जाकर डॉक्टर मोंग का इंतजार करूंगी। मैंने इस पर एक भरपूर नजर डाली। राकेल मुझे बेहद हसीन दिखाई दी। इसके हुस्न में खौफजदगी की कैफियत ने कई गुना इजाफा कर दिया था। ये भी मुमकिन है जुनारा आइलैंड की रात इस सब का सबब हो। हांगचो ने बताया था इस जजीरे की सारी रात बहुत चाशनी और सरवर होती है। हांगचो ने कुछ गलत नहीं कहा था। इस रात का तलस्सुम मेरी निगाह के सामने था। राकेल मुझे किसी और ही दुनिया की मखलूक महसूस हो रही थी। इसके एक सिरापा एक जादुई कशिश से भर गई थी। मैंने इस अपने वजूद में एक इंतशार से फैलता महसूस किया तो राकेल के सिरापा से नजर हटा ली। फिर ठहरे हुए लहजे में मैं कहा, अगर तुम्हें सोना नहीं तो फिर काम की बातें करते हैं। वो मायने खेज अंदाज में खफीफ से मुस्कुराते हुए बोली, काम की बातें इतनी दूर बैठकर करोगे? तुमने बताया था राकेल, मैंने इसकी सुनी अनसुनी करते हुए पूछा। पिछले साल TWA के क्रैश होने वाले तैयारे में तुम्हारी कोई दोस्त भी सफर कर रही थी जो न्यूयॉर्क से पेरिस जाने वाली थी। इस हादसे ने तुम्हारी दोस्त को पेरिस पहुंचाया और ना ही न्यूयॉर्क में रहने दिया। वो सवाली नजर से मुझे तकने लगी। इसकी समझ में नहीं आया था मैं इससे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया, तुम्हें तो न्यूयॉर्क जाने का कई बार मौका मिला होगा। मेरी साहिल मुबीना तौर पर इस वक्त न्यूयॉर्क में थी। इस एस्टेट के बारे में जानने और मालूमात हासिल करने की मुझे करीब लगी हुई थी। अगर बात ही करना थी तो फिर क्यों ना मुफीद बातें की जाती। मैंने अपनी जिंदगी का एक तवील अरसा न्यूयॉर्क में गुजारा है, इसने बताया। मैंने अपने जिस दोस्त का जिक्र किया था वो चेल्सी में रहती थी। जेनिफर बहुत अच्छी लड़की थी, मैं अक्सर इसके पास चली जाती थी। मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, क्या ये चेल्सी मैनहट्टन के आसपास ही कहीं वाक़या है? आसपास क्या, चेल्सी तो मैनहट्टन के अंदर ही है। वो आंखें फैलाते हुए बोली, मैनहट्टन के बारे में तुम और क्या जानती हो? मेरी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। वो बात हाथ हिलाते हुए जोश भरे अंदाज में बोली, मैनहट्टन का तो न्यूयॉर्क का दिल है। इस जजीरे के न्यूयॉर्क के बाकी चारों हिस्सों को पूरी तरह अपनी ही तरफ मतवज्जो कर रखा है। मैनहट्टन आइलैंड दरअसल ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रॉन्क्स और स्टेटन आइलैंड की गोद में वाक़या है। वो एक लम्हे को सांस लेने की खातिर खामोश हुई, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैनहट्टन आइलैंड 13 मील तवील और 2 मील चौड़ा एक खूबसूरत और मरकज़ी निगाह जजीरा है जिसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। डाउनटाउन मैनहट्टन, माउंटेन मैनहट्टन और एयर टाउन मैनहट्टन। चेल्सी का इलाका मिड टाउन मैनहट्टन में पाया जाता है। मरूफ मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी मिड टाउन में वाक़या है। बस या कुछ और? मैनहट्टन के बारे में ये मुफीद मालूमात आगे चलकर मेरे काम आ सकती थी। ज़ीरे वस्ती और बलाई मैनहट्टन की तफसील इस वक्त मेरे लिए गैर अहम थी जब तक मैं साहिल की बिल्कुल दुरुस्त लोकेशन से वाकिफ ना हो जाता। मैंने तशकुराना नज़र से राकेल की तरफ देखा और कहा, बस फिलहाल इतना ही काफ़ी है। तुम्हारी बातों से तो यूं महसूस होता है तुम मुस्तकबिल करीब ही में न्यूयॉर्क जाने का इरादा रखते हो। वो बड़ी खोजती हुई निगाह से मुझे देखते हुए बोली। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। बहरहाल कोई चांद पर जाने का इरादा रखता हो या ना रखता हो, इसके बारे में मालूमात रखने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, इसने मखसूस अमरीकी अंदाज में कहा। मैंने कहा, मैं 10-15 मिनट के लिए तुमसे इजाजत चाहता हूँ। क्या तुम भी डॉक्टर मोंग की तरह कहीं जाना चाहते हो? वो तशवीशनाक लहजे में बोली, नहीं, मैं इधर कमरे में मौजूद रहूंगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, तुम खामोश रहना और मेरे किसी काम में मुदाखलत ना करना, ओके? वो मुतअज्जब नजर से मुझे देखने लगी। मैंने इसका सवाल सुनते ही मैं एक लम्हा ज़ाया नहीं किया और कुर्सी पर नीम दराज होकर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने का इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद था, साहिल तक रसाई। मैंने पैनल ग्रैंड को अपनी तरफ मतवज्जो किया और सोच में साहिल के सरापा को उभारने की कोशिश की। अगले ही लम्हे इस कोशिश में कामयाब हो गया। मेरी सोच के परिंदे ने साहिल को छू लिया था। वो इस वक्त नाश्ते की मेज पर बैठी थी और खाने में मसरूफ थी। इसके जिस्म पर एक उजला लिबास नजर आ रहा था जिसमें वो निखरी निखरी महसूस हुई। मैंने इसके गिरदो पेश का जायजा लिया तो सब कुछ बदला हुआ मिला। ये वो बेडरूम नहीं था जहाँ मैंने इसे एक आरामदा काउच पर हालत नींद में देखा था। यह हिस्सा किसी डाइनिंग से मुशाबा था। मैं बड़ी दिलचस्पी से साहिल की हरकत का जायजा लेने लगा। मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं साहिल की क़यामगाह का बैरूनी मंजर देखूं ताकि इसकी वक़ूफ़ पज़ीरी का अंदाज़ा हो सके। मैं ना चाहते हुए भी अपनी सोच से धीरे से साहिल को पुकारा। इस पुकार का इस पर कोई रद्द अमल ना हुआ, जैसे मेरी आवाज़ इस तक ना ही पहुंची हो। वो बात दूर नाश्ता करने में मसरूफ़ रही। इस बात से मुझे दिली इत्मीनान हुआ कि मेरे पुकारने से वो तसव्वुराती सिलसिला मौकूफ़ नहीं हुआ था, वरना माउंट मैकिनले के अंदर जब मैंने सिंगलाब कोठरी में रहते हुए साहिल से पहला तख्लियाती रब्ता किया था तो इसे आवाज़ देते ही मेरा पाश पाश हो गया था।
मैंने जोश और वल्वले के साथ साहिल पर निगाहें तसव्वुर जमाए बैठा रहा। थोड़ी देर बाद इसने नाश्ता मुकम्मल कर लिया। अगले ही लम्हे इसके करीब मुझे एक लड़की नजर आई। मैंने तनकीदी अंदाज में मज़कूरा लड़की का जायजा लिया। वो अगरचे मगरबी पहनावे में थी, ताहम इसके नक्शो निगार एशियाई थे। मेरे दिल ने गवाही दी कि न हो इस लड़की का ताल्लुक इंडिया या पाकिस्तान से है। इसकी उम्र 25-30 साल के दरमियान होगी। इसके अंदाज से बड़ा कामलियाती झलकती थी। मैं बड़े खुशू वजू से इसकी हरकतों सुकनात को जांचने लगा। इसने साहिल के सामने से नाश्ते के बर्तन समेटे, फिर इससे चंद बातें भी की। मैंने दोनों के होंठों की जंबिशों को बड़ी वजाहत से देखा, लेकिन किसी किस्म की कोई आवाज मुझ तक ना पहुंची। इसी वक्त मुझे याद आया कि जब साहिल अपने प्लेट में चमचा चला रही थी तो इस टकराव से इस मखसूस किस्म की आवाज भी पैदा हो रही होगी। वो मखसूस आवाज अभी तक मुझे नहीं पहुंच पाई थी। मैं इस वक्त अपने वजूद की जिस सलाहियत से इस्तेफादा कर रहा था, यकीनन इसमें कोई कमी या कोई कुछ या कोई नापुख्तगी थी। मेरा वीडियो सिस्टम तो फॉल था, लेकिन ऑडियो वाले सेक्शन में खामोशी थी। वो अभी बेदार नहीं हुआ था। किसी भी मुतहरिक और जानदार मंजर से लुत्फ अंदोज होने के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों की कारकर्दगी का तसल्ली बख्श होना लाजमी है। एक तरह से मैं इस वक्त अधूरा था, लिहाजा मेरी सलाहियत की रसाई भी अधूरी थी। मैं साहिल और इसके गिरदनवाह को तो तसव्वुर की निगाह से देख रहा था, मगर वहाँ के सूरती असरात मुझ तक नहीं पहुँच रहे थे। मैं साहिल और इसके गिरदनवाह को तसव्वुर की निगाह से देख रहा था, मगर वहाँ के सूरती असरात मुझ तक नहीं पहुँच रहे थे। ये खुशबू से खाली किसी गुल के सूंघने के मुतरादिफ था। वो एशियाई लड़की बर्तन समेट कर वहाँ से जाने लगी तो मैं साहिल को वक्ती तौर पर छोड़कर इसके ताक़ुब में लग गया। साहिल तो इस वक्त रबी मोशे हमन की कैद में थी। इसके कैद से बाहर आज़ादाना हरकत करने के इम्कानात सिफर के बराबर थे, लेकिन इसे अटेंड करने वाली ये लड़की किसी भी वक्त इस राहगाह से बाहर जा सकती थी। मैंने इसे एक मजबूत उम्मीद बांध ली थी और इसका साया बनकर तसव्वुर में इसके साथ साथ मूव करने लगा। इसे छोड़ने का मतलब था मंजिल का निशान खो देना। 10-15 मिनट के बाद मेरी उम्मीद पर आई। मुख्तलिफ राहदारी से गुजरने के बाद वो लड़की एक कसीरुल मंजिला इमारत से निकलकर सड़क पर आ गई। इसने सड़क पर रुककर दाएं बाएं देखा। ये कैसे मुमकिन था? मैं देखने से बाज रहता। मैंने बड़ी शातिर नजर से सड़क की दोनों जानिब का जायजा लिया। यहाँ से वहाँ तक मुझे फलक बोस इमारतों का एक सिलसिला नजर आया। मैं किसी इमारत पर अवेजा बोर्ड को ढूंढने लगा और ढूंढ कर पढ़ने के लिए तसव्वुर की निगाह को जहमत दे ही रहा था कि मेरा टारगेट हरकत में आ गया। इस लड़की ने मकान के अंदाज में फुटपाथ पर एक तरफ पैदल चलना शुरू कर दिया था। मैं अपनी कोशिश को तरक करके टारगेट के ताक़ुब में लग गया। कम बेश 50 फुट पैदल चलने के बाद वो फुटपाथ पर ही सड़क के किनारे रुक गई। इसने एक दियो हैकल मुजस्मे से टेक लगाई और इंतजार किसी कैफियत में खड़ी हो गई। फुटपाथ के बीच उस्तादा वो मुजस्मा मुझे अजीब सा लगा। मैं अंदरूनी तजस्सुस के बाइस इस मुजस्मे का तफसीली तसव्वुराती जायजा लेने पर मजबूर हो गया। वो कांसे से तैयार किया गया किसी ताकत रसंडा का मुजस्मा था। बनाने वाले ने इस पर बड़ी मेहनत की थी। लगता था जैसे वो सचमुच का कोई बरहम सांड हो। दहाना खुल हुआ, नथने फुले हुए और स्टांस एकदम टक्कर मारने वाला, खौफनाक तकीले सींग ऊपर को उठे हुए। इस गजबनाक साउंड का मायना करते हुए मैं चंद लम्हात के लिए अपने टारगेट से गाफिल हो गया था। जो दोबारा पलटकर इसकी तरफ निगाह डाली तो वो गायब थी। इस वक्त थोड़े फासले पर मुझे एक जाती हुई कार दिखाई दी। कार का अंदाज और रफ्तार वक्त बताता था इस मुकाम पर रुकने के बाद वो आगे बढ़ रही है। मैंने सेकंड के 1000वें हिस्से में अंदाजा लगा लिया कि मेरा टारगेट वो लड़की इस कार में बैठकर कहीं गई थी। मैं दूर जाती हुई कार को अपने तस्वुर के फ्रेम में लाने की कोशिश कर ही रहा था कि मेरा तस्वुर करची हो गया। इस लम्हे राकेल की वहशतज़दा आवाज मेरी समात से टकराई। वजदान, तुम्हें क्या हो रहा है? आंखें खोलो, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। वो पुकारने के साथ मेरे बाजू से पकड़कर मुझे झंझोड़ने भी रही थी। मैंने बेसाख्ता आंखें खोल दी। मैं हनोज कुर्सी पर नीम दराज था। वो रकेल बड़ी तशवीशनाक हालत में मुझ पर झलकी हुई थी। इसने अपने चेहरे को मेरे इतने नजदीक कर रखा था कि मैं इसकी चढ़ी हुई सांसों की रेशमी तपिश को अपने गालों और होंठों का मिसाज करते हुए महसूस किया। इसका जरखेज सीना किसी धोंकती का अमल दिखाई दे रहा था। मैं पलक झपकने में समझ गया रकेल की हालत मेरे चेहरे की तेजी से बदलते और बिगड़ते हुए तासरात की वजह से है। अपने टारगेट को गायब पाकर मैं बड़े हिजानी कैफियत में मुब्तला हो गया था और रकेल ने मेरे चेहरे की हालत को नोटिस कर लिया था। इसका मतलब था वो इन लम्हात में बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि मेरे आसपास ही मौजूद थी। जब भी वो मेरे चेहरे के तगीर तबदुल इसकी नज़र में आ गया, वरना वो बिस्तर से तो मेरी पुश्त पर थी। ये अंदाजे और ख्यालात सेकंड के 10वें हिस्से में मेरे जहन से गुजरे। अगले ही लम्हे मैं रकेल की जानिब मुतवज्जो हो गया। वो कुर्सी के हत्थों पर हाथ टिकाए एक तरह से मुझ पर सवार थी। मेरी आंखों में बड़ी तशवीशनाक अंदाज में झांकते हुए बोली, तुम्हें क्या हो गया था वजदान? तुम्हारे चेहरे के तासरात बता रहे थे तुम सख्त तकलीफ में हो। क्या तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया? मैंने इसके सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा इससे सवाल कर डाला, क्या मैनहट्टन की किसी फुटपाथ पर किसी साउंड का मुजस्मा नस्ब है? बहुत ही शानदार कांसे का मुजस्मा। वो मेरे इस गैर मुतल्लिक सवाल पर ताज्जुब भरी नजर से मुझे तकने लगी, फिर सीधी खड़ी होते हुए बोली, यकीनन तुमने कोई उल्टा सीधा ख्वाब देख लिया है। आज पता नहीं मैनहट्टन क्यों तुम्हारे जहन पर सवार है।
میں نے گمگیر لہجے میں کہا۔ تم میرے سوال کا جواب دو، تمہیں مینہٹن کے بارے میں اپنی معلومات پر بڑا فخر ہے نا؟ وہ چند لمحات ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر چونک کر اٹھی۔ یہ چونکنا کسی اس کے فوری خیال کا نتیجہ تھا۔ اضطراری لہجے میں کہا، ہاں، ایسا ایک مجسمہ وال اسٹریٹ کی فٹ پاتھ پر نصب تو ہے، مگر تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، وال اسٹریٹ مینہٹن کے کس طرف واقع ہے؟ وال اسٹریٹ فنانشل ڈسٹرکٹ میں ہے، یہ ڈاؤن ٹاؤن مینہٹن میں آتا ہے۔ تم نے سان کے جس مجسمے کے بارے میں پوچھا ہے وہ دی برونز بل آف وال اسٹریٹ کہلاتا ہے۔ اسے مستحکم امریکی معیشت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر سوال کرنے سے باز نہ آئی، وجدان، یہ اچانک تمہیں برونز بل کا خیال کیوں آ گیا؟ اس سے پہلے کہ میں اسے ٹالنے کے لیے الفاظ کا انتخاب کرتا، ہیڈ کے باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ابھری۔ میری رگ رگ سے گہری تشویش دوڑ گئی۔ راکیل نے بھی بڑی وحشت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ ہیڈ کے باہر یقیناً کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ ایپیسوڈ 12 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 13 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔